सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहले करंट अफेयर के साथ। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। अब इसके बारे में अगर बात करें तो 2025 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया का 8.1 बिलियन क्रॉस कर गया है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे दुनिया में। अब इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1989 में की गई थी। अब साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर जानना चाहेंगे कि सस्टेनेबल पॉपुलेशन पूरी दुनिया की होनी कितनी चाहिए, तो वो 2 से 4 बिलियन के बीच में होना चाहिए। अब अगर आप 8.1 देख रहे हैं, यानी कि ये अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की भी बात करूँ सस्टेनेबल पॉपुलेशन की, तो वो 4 बिलियन है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 गुना पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर ज़्यादा हो चुका है। यानी कि जहाँ पर पीने, खाने यानी कि पानी बिजली की बात कर रहा हूँ, शुद्ध पानी की बात कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अब दूना उत्पादन की ज़रूरत है। क्या ये संभव है? मुमकिन सा तो लगता नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे, अब इन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए हम गलत तरीके से धरती का दोहन करते हुए और ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर हम अपनी निर्भरता को जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं, जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब होगा। अनाज का उत्पादन तो लिमिटेड है, और अगर अनाज अनलिमिटेड सोर्सेज़ में चाहिए होगा, तो आप कटाई करना चालू करेंगे जंगलों की। जैसे-जैसे आप जंगल काटेंगे, जानवर एक्सटिंक्ट होते चले जाएँगे और आपका इकोलॉजिकल साइकिल खराब होता चला जाएगा, जिससे पृथ्वी विनाश की ओर जा ही रही है और काफ़ी जल्दी पृथ्वी विनाश की ओर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इससे उपाय क्या है? उसके उपाय हैं सस्टेनेबल की ओर जाना, यानी कि खाना जो भी मिल रहा है उसको बिल्कुल बचाकर खाएँ, यानी कि उसको बर्बादी की ओर ना डालें। साफ-सुथरे पानी को बचाएँ, जहाँ पर भी नल खुला हो उसको बंद करें। यानी छोटी-छोटी बदलावों के थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, जो धीरे-धीरे एक पीक टाइम के बाद निश्चित रूप से कम होना चालू हो जाएगा। पर उतने दिन के लिए अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं बाकी चीज़ों पर, तो हमारा इकोलॉजिकल साइकिल खराब हो जाएगा। और इस साइकिल के खराब होने की वजह से हमारी विनाश निश्चित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी ओर। मैंने बताया आपको कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 2025 की थीम भी आपको याद होनी चाहिए। इस वर्ष की थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। याद रखिएगा, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इस वर्ष की थीम है जो आपसे निश्चित एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो ये एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 26 जून 1945 को यूएन चार्टर के द्वारा की गई थी। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यूयॉर्क में है। अब इसके मेंबर स्टेट्स 153 है, वहीं ऑब्जर्वर स्टेट यहाँ पर 2 हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पोर्तुगाल के रहने वाले हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अब यूएनडीपी की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अब पॉपुलेशन की बात उठी है तो आइए समझ लेते हैं भारत से संबंधित पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। अब अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत में पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस यानी नॉन ऑफिशियल सेंसस की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश वायसराय म्यू के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और अगर ऑफिशियली बात करें तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में इसे शुरुआत किया गया था। आपको बता दें कि हर 10 साल में इंडियन सेंसस होना चाहिए। अब अगर 2011 के सेंसस को इंक्लूड करें, जो आखिरी सेंसस था, अगर उसको इंक्लूड कर ले तो टोटल भारत में अब तक 15 सेंसस हुए हैं। सेंसस यानी जनगणना की बात हो रही है। अब भारत का अगला सेंसस 2021 में नियमतः होना चाहिए था, जिसके लिए एक्ट भी है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, मगर कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब सेंसस 2021-2027 में 2 फेज़ में होगा। वहीं आपको बता दें कि इस वर्ष के सेंसस में आपको पहला डिजिटल सेंसस देखने को मिलेगा, और वहीं मोबाइल ऐप्स होगा जो डेटा को कलेक्ट करेगा। और इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला डिजिटल सेंसस होगा। और इसमें आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस के बाद इसमें कास्ट इन्यूमरेशन सभी इंडिविजुअल्स के लिए इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर 2011 सेंसस की बात की जाए तो 1.21 बिलियन हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, जिसमें मेल की पॉपुलेशन 623.2 मिलियन थी और फीमेल थी 587.6 मिलियन थी। अब अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें तो वो 182 मिलियन का इंक्रीज़ है 2001 से 2011 तक। अगर
सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 फीमेल थी पर 1000 मेंस 2011 में। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर था 2011 में। और 2001 से 11 के डिजिटल ग्रोथ को देते यानी 10 साल में ग्रोथ कितना हुआ तो वो 17.7% का ग्रोथ है। वहीं अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 73% ओवरऑल लिटरेसी रेट था इंडिया का, जिसमें से 80.9% मेल के थे और 64.6% फीमेल के लिए थे। अगर टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूडीज़ की बात करें तो केरला, लक्षद्वीप और मिज़ोरम टॉप परफॉर्मर थे। तो ये थे पॉपुलेशन और सेंसस से संबंधित पूरी जानकारी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आपको बता दें कि प्रेसिडेंट मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया है 4 मेंबर्स को राज्यसभा में। अब उन चारों का नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बता रहे हैं कुज्वल निकम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको पहला मेंबर बनाया गया है राज्यसभा का, यानी 4 में से ये पहले हैं। दूसरे सी सदानंद मास्टर जो कि सोशल वर्कर और एजुकेटर है, साथ ही साथ हर्षवर्धन श्रृंगला जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्हें भी नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा मेंबर के रूप में। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी जैन को जो हिस्टोरियन और एकेडमिक हैं, उनको भी नॉमिनेट किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो नॉमिनेशन है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेट किया जाता है। अब अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें प्रेसिडेंट से संबंधित तो 52 से 73 तक आर्टिकल है प्रेसिडेंट का, जिसमें से 52 जो है एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक भारत के राष्ट्रपति। वहीं आर्टिकल 53 की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का आर्टिकल 53 के तहत होता है और जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 56 के तहत होता है जो 5 साल का होता है। यहीं पर साथ में जान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं मिनिमम आयु 5 यानी कि 35 साल होनी चाहिए प्रेसिडेंट होने के लिए। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है, 5 साल का टर्म होता है। अगर ओथ की बात करें तो 60 होता है आर्टिकल 60। वही आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से संबंधित है यानी हटाने से संबंधित है। वहीं 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 और 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आपको बता दें कि भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। तो ये थे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस करंट अफेयर्स। आइए बढ़ते हैं अब ये करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है आपको इंडिया ने साइन किया है लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट। फर्टिलाइजर ही नहीं बल्कि हेल्थ और फार्मास्यूटिकल में भी डील किया गया है सऊदी अरबिया के साथ। तो याद रखिएगा कि इंडिया ने साइन किया है लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट सऊदी अरबिया के साथ ही साथ हेल्थ और फार्मास्यूटिकल में भी किया गया है आपको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है जो गई है जिनका नाम है जयप्रकाश नड्डा साहब, ये आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स हैं। इन्होंने ही ये एग्रीमेंट को साइन किया है सऊदी अरबिया के साथ। अब सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाल, वहीं करेंसी है रियाल और यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के, जहाँ पर प्रेसिडेंट ने नए गवर्नर को अपॉइंट किया है गोवा के, हरियाणा के और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का अपॉइंट किया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेट्स के लिए आपको गवर्नर होता है और जितने यूटीज़ हैं उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब ये आर्टिकल 155-56 के तहत गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और आर्टिकल 239 के तहत एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं गोवा के पशुपति अशोक गजपति राजू जी को किया गया है। वहीं हरियाणा के प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किया गया है और लद्दाख के कविंदर गुप्ता का अपॉइंट किया गया है। अब आइए जान लेते हैं कुछ ऑबिचुअरी सेक्शन से भी। कोटा श्रीनिवास राव जो जिनका देहांत 83 वर्ष की उम्र में हो गया है, ये तेलुगु एक्टर थे। आपने इनको कई बार साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा होगा। वहीं ये एमएलए थे विजयवाड़ा से 1999 में और 5 साल अपनी सेवा भी दी थी। अगर बी सरोजा देवी की बात करें तो इनका भी निधन हो गया है 87 वर्ष की आयु में। इनका दूसरा नाम था चतुर्भाषा तारे। याद रखिएगा चतुर्भाषा तारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वहीं इन्होंने तमिल में भी काम किया है, तेलुगु में भी काम किया है और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। अब आइए प्राजक्ता कोहली के बारे में जान लें। प्राजक्ता कोहली पहली इंडियन बन गई हैं टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में। अब ये पहली और एकमात्र इंडियन है जो इस अवार्ड को ये ऑनर कर रही है यानी रिसीव कर रही हैं। अब इनसे संबंधित आपको डू गुड टू बी ट्रू 2024 में इन्होंने अपना पहला नोबेल लिखा था। वहीं ये मिसेस ओबामा के साथ मिलकर गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी भारत में काम कर रही हैं और ये एरिया ही पहली यूएनडीपी क्लाइमेट चैंपियन भी रह चुकी। अब ईगा स्विटेक के बारे में बता दें जो पोलैंड की रहने वाली है। इन्होंने अनसीन मोआ को हराकर पहला अपना विंबलडन टाइटल 2025 जीती है।
वहीं अगर चेल्सा एफसी यानी फुटबॉल क्लब की बात करें तो उसने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर, जो मेटलाइन स्टेडियम न्यू जर्सी में ये गेम खेला जा रहा था। वहीं जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 जीत लिया, ये पहले इटालियन चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने हराया है अलग राज को, यानी कार्लोस अलकराज को हराकर इन्होंने जीता है, यानी इटली के जैनिक सिनर। आपको ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार। अब आइए पढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की ओर। अगले न्यूज़ में ट्रेड और डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 अमट्रैक के द्वारा रिलीज किया गया है। अब ये रिलीज किया गया है अंडर प्रेशर अनसर्टेनिटी रिसेफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये इसका टाइटल है। फिर से बता दूं कि इसका टाइटल है अंडर प्रेशर अनसर्टेनिटी रिसेप्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। अब ये रिपोर्ट एसेस करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड को, जिसमें ग्रोथ, फाइनेंशियल कंडीशन, ट्रेड और डेवलपमेंट चैलेंजेज इंक्लूड होगा। अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इसने प्रोजेक्ट किया है कि 2.3% की गिरावट होगी 2025 में, यानी ग्लोबली 2.3% की गिरावट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगर अंकटाड की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड है रेरिका ग्राइन स्पान। याद रखिएगा, रेरिका ग्राइन स्पान इनका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़, सभी पेमेंट जो 75 करोड़ से ऊपर होंगे वो अब आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए ई कुबीर की ओर से होकर गुजरेंगे, यानी कि अब इसका एम है जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना, ताकि गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो सके और उसकी वैल्यू भी हाई रहे। अब दी उबे क्या है ये जानना जरूरी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है और ये रियल टाइम ट्रैक करेगा 2400 घंटा और फास्टर सेटलमेंट करेगा। अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने पाम ट्री होता है और साथ ही साथ टाइगर का लोगो होता है। याद रखिएगा, पाम ट्री और टाइगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। यंग हिल्टन कमेटी का फॉर्मेशन 1926 में हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 26वें गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। वहीं यहाँ के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें पूनम गुप्ता का नाम आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट भी है। साथ ही साथ एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन और टी रविशंकर इसके गवर्नर। अब आइए बढ़ते हैं, दुबई में एक रेस्टोरेंट ओपन किया गया है जहाँ पर एआई शेफ है। उस रेस्टोरेंट का नाम है वू हू, यानी कि WOOHOO वू। इस रेस्टोरेंट का नाम है। आपसे पूछा जाएगा कि एआई शेफ वाला रेस्टोरेंट कौन सा है, तो वू हू याद रखेंगे कहाँ खोला गया है, दुबई में खोला गया है। यानी यहाँ पर जो रेस्टोरेंट ऑपरेट होगा वो एक एआई शेफ के द्वारा किया जाएगा। अब शेफ, उस शेफ का नाम क्या है, तो आईमान उस शेफ का नाम रखा गया है। अब इस प्रोजेक्ट को लीड किया है अहमद उतुन सकीर ने, जो सीईओ है कैस्ट्रोनॉट के। याद रखिएगा ये नाम। अब आइए यूएई को देख लिया जाए तो यूएई आप देखेंगे तो भारत से अगर आप नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की ओर जाएंगे तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर आपको ये दिखता हुआ एक कंट्री है। अब यूएई मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, वहीं यहाँ की करेंसी दिरहम है और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट मैपिंग देख ले। आपको बता दें कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है। वहीं पर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने वाला आपको स्विच कैनाल कहलाता है और रेड सी और गल्फ ऑफ आडेन को जोड़ने वाला स्टेट बाब एल मंदेब कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, याद रखिएगा एग्जाम्स पेपर परस्पेक्टिव से। अब आइए कुछ और न्यूज़ को जाने। अनिमेश कुजू जो कि स्प्रिंटर हैं, यानी कि धावक हैं छत्तीसगढ़ से, इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है 100 मीटर रेस में। इन्होंने 10.18 सेकेंड में इतनी दूरी को कवर कर लिया है। पुराना रिकॉर्ड 10.20 का था। गुरिंदरवीर सिंह के नाम था ये। फिर से बता दें, गुरिंदरवीर सिंह के नाम था ये, 10.20 सेकेंड का था, जिसे अनिमेश कुजूर ने, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीटिंग जो कि ग्रीस में हो रहा है। ये नाम भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है एस्पायरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम। डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब डीएमएफ फंड कलेक्ट किया जा रहा है माइनिंग कंपनी से, ताकि जो माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है उनकी मदद किया जा सके। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है, तो ये है जी किशन रेड्डी। ये नाम भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ साथ साथ और न्यूज़ जान लीजिए कि इंडिया होस्ट करने वाला है पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज के लिए।
अब इसका टाइटल है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज एट भारत मंडपम में ये हो रहा है नई दिल्ली में। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देख लिया जाए। गज मित्रा स्कीम असम के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि ह्यूमन और एलिफेंट के बीच के कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। वहीं पीएफई ड्रैग स्कीम लॉन्च किया गया है हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी के द्वारा ताकि क्लीन और सस्टेनेबल फ्रेट मोबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। प्रिया नायर सीईओ और एमडी बनाई गई हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया है ऑपरेशन काला नेमी फेक सैंड्स के खिलाफ। यहाँ से रखिएगा, यानी कि साधु की बात की जा रही है। अब कर्टिस कैंपर जो एक आयरिश क्रिकेटर हैं, वो पहला मेल क्रिकेटर बन गया है जिन्होंने 5 बॉल पे 5 विकेट लिए हैं। ख्याल रखिएगा, कर्टिस कैंपर अब आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं ऑपरेशन शिवार लॉन्च किया गया है अमरनाथ यात्रा को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है। वहीं इटली क्वालिफाई कर गया है 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए। पहली बात, अस्त्र मिसाइल यूज़ में कहा आपसे पूछा जाएगा कि अस्त्र मिसाइल की रेंज कितनी है, तो वो 100 किलोमीटर है। किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। अब हरिकृष्णन ए रा जो हैं वो 87 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वहीं वर्षा देशपांडे को ऑनर किया गया है 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से। अब केरला की अरथूगल पुलिस न्यूज़ में है क्योंकि ये पहली इंडिया की पुलिस बन गई है जिसे आईएसओ 9000-2015 सर्टिफाई किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, केरला के अरथूगल पुलिस को ये दिया गया है और ये आईएसओ सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने होस्ट किया है सैलीकॉन ताकि वो कॉर्नर कर सके सुसूत्र जयंती को, यानी कि सुसूत्र जो आपको पता होगा फादर ऑफ सर्जरी है, 15 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। अब आयुष मिनिस्टर हैं श्री प्रताप राव यादव। याद रखिए इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी न्यूज़ थी जो पीछे मैंने कवर कर दिया, यानी कि सैटरडे से लेके मंडे तक की न्यूज़ को मैंने आपको कवर करा दिया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो अब आप लाइनअप को चुके हैं। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। आने वाले समय में काफ़ी परीक्षाएं हैं जहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज के करंट अफेयर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।